10 फरवरी को प्रदेश का बजट आने वाला है और इस बजट का आमो खास सभी को इंतजार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट से पहले हर वर्ग से बजट पर सुझाव लिए थे। इसी तरह से A1 न्यूज भी हर वर्ग के पास जा रहा है और बजट पर उसकी उम्मीदें जानने की कोशिश कर रहा है। हमने अभी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। ये राजधानी मंडी है, राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर खाद्यान्न के साथ साथ भी जो खाद्य पदार्थ हैं उनका व्यापार होता है। पूरे देश से यहाँ पर उत्पाद आते हैं और यहाँ से पूरे राजस्थान में जो अलग अलग राज्यों के उत्पाद हैं वो पहले यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर राजस्थान में जो अलग अलग शहरों में मंडियां हैं या व्यापारियों तक पहुँचते हैं। तो यहाँ हजारों लोग इस मंडी प्रांगण में अपना रोजगार यहाँ पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर मंडी है और यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार यहाँ पर होता है। हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और इस मंडी को और यहाँ के व्यापारियों को नेतृत्व देता है राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और उनके अध्यक्ष हैं बाबूलाल गुप्ता जी। यहाँ अपने प्रतिनिधियों के साथ मौजूद हैं खास इस A1 न्यूज के कार्यक्रम में और इनसे जानेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इनकी क्या उम्मीदें हैं। बाबूलाल जी, देखिए, ये राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ करीब 247 मंडियों को और 1200 के करीब दाल मिलों को, 1500 के करीब तेल मिलों को रिप्रेजेंट करता है। और ये देखिए कि हमारे यहाँ राजस्थान में हर जगह अलग अलग तरह की फसलें आती हैं। आप अगर मान लो मेड़ता की बात कर लें तो मूंग भी आ जाएगा और जीरा भी आ जाएगा और इस तरह से ये है। इसी तरह से अगर रामगंज मंडी की बात करें तो धनिया आ जाएगा। परंतु अगर कोटा की बात करें तो कोटा मंडी में ऐसी कोई जिन्स नहीं है जो नहीं आती हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, चाहे आपके उड़द हो, मूंग हो, सोयाबीन हो, सभी तरह की, इवन जो चावल जिससे बनता है धान, वो भी आता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इन सबको व्यवस्थित करने के लिए राजस्थान सरकार ने ये मंडी की प्रांगण खोल रखे हैं। परंतु इसमें ऐसा देखा जाता है कि कुछ, जैसे मंडी सेस की अगर बात कर लें तो मंडी सेस, मेरा कहना यह है कि सब चीज़ों पर एक ही मंडी सेस कर दीजिए, 1% कर दीजिए। और इसी प्रकार से अगर ये जो कृषक कल्याण फीस आपने लगा रखी है इसको समाप्त कीजिए। अब इसका कोई औचित्य नहीं है। जब आप एक तरफ से किसान को 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान देते हैं किसान कोष के लिए, तो ये 50-60 करोड़ रुपया हमारे लिए बड़ा दुखदायी रहता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप कृषक कल्याण जो फीस है वो इस तरह से लगा रखी है कि जैसे सारे जितने भी मंडी के कर्मचारी हैं वो इस पर ही लगे रहते हैं। तो कई सैकड़ों का जो अमला है वो इसको इकट्ठा करने में लगा रहता है, तो उनको ये अनपावर्ड है। तो इसी तरह से हमारे व्यापारी भी जो बिल बनाने में है इसमें उनमें दिक्कत महसूस करते हैं। इसी प्रकार से आपने एक इनाम व्यवस्था कर रखी है। ये इनाम व्यवस्था बड़ी घातक है। इसका कोई मतलब नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ ये भारत के लिए है ही नहीं। ये तो कोई, मान लीजिए अमेरिका के लिए जहाँ 5000 करोड़ का 5000 एकड़ का एक ही खेत लेकर के किसान बैठता है और वहाँ पर वो अपनी इसको डिक्टेट करता है। यहाँ संभव नहीं है कि किसान यहाँ माल लेकर के आता है, उसका माल डेयरी होता है और सब लोग अपनी बोली लगा करके माल को देख करके और अपना व्यवसाय करते हैं। अब आप ये विचार करना, बैठे हुए वहाँ जो सेंटर के जो लोग हैं वो करते हैं कि किसान तो है मान लीजिए मेड़ता का और बेचने वाला है मंडी में मेड़ताकी में, और वो कहता है कि साहब वो जो साहूत में बैठा हुआ आदमी है, व्यापारी है, वो इसको खरीद ले। ये संभव नहीं है। यहाँ जब तक जिन्स देखेगी नहीं, डेयरी की पूरी जांच पड़ताल नहीं होगी, तब तक माल बिकता नहीं है। इसी प्रकार से आप ये देखिए कि मंडियों में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही मुझे बताया गया है कि मंडी में जो सीसी रोड थी वो सीसी रोड को बनाना ही बंद कर दिया है। अरे भाई, सब जगह रोडें होनी चाहिए, अच्छी रोडें होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, गोदाम बढ़िया होने चाहिए, दुकानों की, अब जैसे बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, इनको डिवीजन करने की भी सुविधाएं दे देनी चाहिए। ये समय की मांग है।
और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो इसी प्रकार आपके मंडी का जो संकलन है, धीरे धीरे मंडी बाहर, मंडी के भीतर, ये आपकी जो व्यवस्था है इनको ठीक करो। और बजट में सबसे बड़ी मांग ये भी है कि व्यापारी को अब आप जब वो 60 साल का हो जाए तो पेंशन भी आपको देनी चाहिए। वृद्धावस्था में अगर मान लीजिए वृद्धाश्रम में भर्ती होता है तो उसका सारा खर्चा वृद्धाश्रम का सरकार उठाए, ऐसी व्यवस्थाएं भी की जानी चाहिए। अभी मुझे बताया गया था कि लाइफ इंश्योरेंस 5,000 में पूरा 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस देता है। सरकार 4,000 रुपये दे, 1,000 रुपये व्यापारी से ले और सारे व्यापारियों की इंश्योरेंस करे। ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए। तो मंडियां जो हमारे देश में है, सदियों पुरानी एक व्यवस्था है जो किसान के उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है और यह मंडियों में विपणन होता है। यहाँ पर इस मंडी व्यवस्था को पूरी तरह से टैक्स से मुक्त किया जाए, उपकरों से मुक्त किया जाए और यहाँ पर बेहतरीन व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कैलाश जी, आप बताइए क्या होना चाहिए इस बजट में? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी। राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां की सारी मंडियों की उपज ऑयल सीड की हो, पल्सेज की हो, स्पाइसेज की हो, किसी भी खाद्यान्न की हो, और जगह से बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ का उद्योग का जो है वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं है। इसके पीछे सरकार के द्वारा दी हुई टैक्सेस की जो व्यवस्था है वो इस तरह की है कि वो यहाँ का माल भी बाहर जाता है क्योंकि यहाँ टैक्सेस ज्यादा हैं। इस पर ध्यान दिया जाए और यहाँ की फसल के, यहाँ के उद्योगों को पहले चलने का अधिकार है और उन्हें चलने देना चाहिए। उसमें सरकार अपनी तरफ से कुछ संशोधन करे ताकि ये कृषि कल्याण टैक्स और टैक्स जो और जगह नहीं है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, उन्हें हटाया जाए। तो और भी कई सारी व्यवस्थाएं, कई सारी मांगे हैं। कृषि कल्याण टैक्स भी यहाँ पर लगा हुआ है। आप बताइए रामचरण जी, क्या होना चाहिए इस बार बजट में? हम मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं, राजस्थान की सभी मंडियों में कामकाज बेहतरीन ढंग से हो, आधुनिक ढंग से हो। जैसे राजधानी मंडी कुकरखेड़ा है, यहाँ पर इस समय ड्राई फ्रूट्स का, किराने का व्यापार बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पूरे उत्तरी भारत को राजधानी मंडी हर चीज की सप्लाई देने को तैयार है, परंतु यहाँ पर कुछ असुविधाएं हैं जिनको मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं ये सुविधाएं लागू करें। जैसे दुकानों के अंदर छोटे मोटे लघु उद्योग बनाने की परमिशन दी जाए, जिससे यहाँ पर क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सफाई सुथरा माल पूरे राजस्थान में जाएगा तो यहाँ का व्यापारी भी उन्नति करेगा, किसान भी को माल ऊंचे दाम बिकेगा और रोजगार के बहुत बड़े साधन यहाँ पर उत्पन्न होंगे। यहाँ पर मंडी के अंदर जैसे डोम की व्यवस्था है, कुछ लग गए कुछ नहीं लगे, सड़कें खराब पड़ी है, सिविल लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। आने वाले समय को देखते हुए और व्यापार को देखते हुए इन चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मंडियों को व्यवस्थित किया जाए, यहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराई जाएं तो ये व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनेंगे, साथ ही रोजगार का भी यहाँ पर ज्यादा लोगों को अवसर मिल पाएगा। आप बताइए कि क्या होना चाहिए, ये आप बताइए इस बजट में क्या उम्मीद आपको है? जब मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कृषि बजट अलग से पेश किया जा रहा है तो हमारा उनसे आग्रह है कि कृषि कल्याण टैक्स एक वापस लिया जाए और साथ ही वेयर हाउसिंग को उद्योगों का दर्जा दिया जाए, जिससे कि वेयर हाउसिंग को उद्योगों का दर्जा दिया जाए, जिससे कि व्यापारी अपना माल वेयर हाउस में रख सके और उस पर आराम से बैंक लोन लिया जा सके। व्यापारियों को आसानी से लोन मिलना। आप बताइए क्या होना चाहिए इस बजट में? मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो बाहर से जो माल आता है मंडियों के अंदर, उन पे ऑलरेडी मंडी टैक्स लग के आता है, फिर यहाँ पे दोबारा मंडी टैक्स वसूला जाता है, इससे ग्राहक को रेट ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो मंडी टैक्स यहाँ पे नहीं लगाया जाए, मंडी टैक्स की छूट दी जाए 100%। मंडी टैक्स नहीं होना चाहिए, मंडियों को पूरी तरह से टैक्स से मुक्त किया जाए। आप बताइए क्या होना चाहिए मंडियों में? मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये जो कृषक कल्याण लगा रखा है उसको हटाया जाए और जो भी बाहर से माल आए वो मंडी के अंदर मंडी टैक्स चुका के आता है, इसके बाद में मंडी टैक्स नहीं लिया जाए। जो बाहर से माल आता है पहले से ही उस पर मंडी टैक्स शुल्क लिया जा चुका होता है, तो उस पर यहाँ पर मंडी टैक्स नहीं लगना चाहिए। आप बताइए क्या होना चाहिए इस बजट में? राजस्थान मोटे अनाजों का बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र है। इसके नए प्रकार के उत्पाद बनाने के ऊपर संशोधन हो और उसके उद्योग लगाने वालों को उसके लिए प्रोत्साहन के लिए कुछ छूटें मिले।
ऐसा मेरा निवेदन है। प्रोत्साहन के लिए कुछ किया जाना चाहिए। आप बताइए क्या होना चाहिए बजट में? मेरा सरकार से अनुरोध है कि व्यापारियों के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं लाएं जिससे व्यापारी सक्षम हो सके। यहाँ के व्यापारी जयपुर में या कहीं भी मंडियों में व्यापारी अपने धंधे को लेकर के परेशान रहते हैं। सरकार जितनी सुविधाएं बढ़ाएगी उतना ही व्यवसाय बढ़ेगा, व्यापारी बढ़ेगा और रोजगार ही बढ़ेगा। सरकार जितनी सुविधाएं बढ़ाएगी उतना ही रोजगार और व्यवसाय बढ़ेगा। आप बताइए क्या होना चाहिए? आप युवा व्यापारी हैं। जैसे चीनी का व्यापार है, चीनी तो मिल के द्वारा आता है, उसमें यहाँ पे राज्य सरकार ने मंडी टैक्स लगाया हुआ है चीनी के ऊपर, और बाहर मंडी टैक्स नहीं है, तो चीनी मंडी के अंदर बिकती नहीं है। तो मेरा तो अनुरोध ये है, व्यापार खत्म हो रहा है तो चीनी के ऊपर से मंडी टैक्स हटाया जाए, जिससे यहाँ पे व्यापार चीनी का जो बाहर बिकता है वो मंडी के अंदर भी बिकेगा, पल्लेदारों को भी रोजगार मिलेगा, हमको भी रोजगार मिलेगा। जो मंडी में रोजगार की कमी है वो रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। तो मेरा तो अनुरोध है कि जब चीनी मिल से आ रही है, इसमें किसान का कोई रोल ही नहीं है, तो इसमें मंडी टैक्स खत्म किया जाए। तो बाहर मंडी से बाहर यदि चीनी का व्यापार होता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर मंडी में व्यापार होता है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती और बाहर चीनी सस्ती बेचते हैं व्यापारी और यहाँ के व्यापारियों को महंगे बेचना पड़ता है। बहुत सारे कर्मचारी और ऐसे लोग भी हैं। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? माली राम, मैं पलदारी करता हूँ सर। पल्लेदारी करते हैं। आपकी कुछ उम्मीद है सरकार क्या करे आपके लिए कि आपका जीवन बेहतर हो, आपकी आय तो बढ़े? 2 रुपए फालतू पे देगा, हमारे किसानों का फालतू माल आएगा, फालतू 2 पैसे हमारे को मिलेंगे। जैसे खर्चा बढ़ाते जाएगा तो हमारे को कहाँ मिलेगा, कटौती होके मिलेगा। तो हम तो यही निवेदन है भाई, खर्चा कम करो, जो 2 रुपए हमारे मजदूरों को बढ़े और 2 रुपए किसानों को फालतू मिले। आप क्या करते हैं? पल्लेदारी करता हूँ सर। अच्छा, कितना कमा लेते हैं आप दिन भर में? दिन में 300-400 रुपए। अच्छा, क्या करे ऐसी सरकार आपके लिए इस बजट में, जैसे बजट आने वाला है, ताकि आपका जीवन बेहतर हो, आपकी आय बढ़ पाए? अभी इसमें क्या आय होगी, यहाँ मंडी टैक्स लग रहा है, तो मंडी टैक्स में सब बाहर काम हो रहे हैं, या तो कम हो गया काम। ये मंडी टैक्स हटाना चाहिए, कर्मचारी भी। आप बताइए, आप भी कुछ बताएंगे? क्या करते हैं आप? करते क्या हैं? ड्राइवर हूँ मैं, ड्राइवर। किस चीज की, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाता हूँ, कैलाश जी सर की गाड़ी चलाता हूँ, बलेनो गाड़ी। अच्छा, गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, तो क्या आप भी चाहते हैं सरकार क्या करे आपके लिए, आपका जीवन बेहतर हो? सरकार तो बहुत कुछ करे, मगर सरकार करती कहाँ, खुद की नीयतियों पे पूरा काम कर रही कहाँ है सरकार। कहने को तो बहुत कुछ कहती है सरकार, पर काम तो ना हो रहा है। काम नहीं हो रहा। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को खुद के वादों पे पूरा खरा उतरना चाहिए। अभी इलेक्शन का टाइम आ गया, आए दिन रैलियां हो रही है, उससे ज्यादा किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो वैसे ही उद्योग बढ़ जाएगा। किसानों को ध्यान दिया जाए तो लोगों को राहत मिलेगी और उद्योग व्यापार भी बढ़ेगा। बात करेंगे, यहाँ अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अलग बात है। बाबूलाल जी ही इनका नेतृत्व और इनकी आवाज है, इनसे बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे आप उठाते हैं और आपने प्रतिवेदन भी दिया है। बजट से पूर्व जो चर्चा हुई मुख्यमंत्री के साथ, तो किस किस तरह के सुझाव आपने दिए हैं बजट के लिए? देखिए, मुख्य जो सुझाव दिए गए हैं वो यही है कि मंडियों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि क्या किया जाए, और उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इतना रिलैक्सेशन दे दो। आप अनावश्यक जो टैक्स लगा रहे हो, बहुत सारी टैक्स की जो व्यवस्थाएं कर रहे हो, वो टैक्स मत करो, और इस तरह की जो व्यवस्थाएं आप हैं वो हटाइए। जैसे कृषक कल्याण फीस है उसको समाप्त कर दीजिए, और जो टैक्स है उसको सब पर 1% कर दीजिए। मोटे अनाजों को इतना जबरदस्त पूरे देश में मिलेट को प्रोत्साहन देने के लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। अब जब तक हम इस मिलेट को, बाजरा हमने पैदा कर लिया 55 लाख टन, पर होगा क्या? हमने ज्वार पैदा कर ली, हमने समझ लीजिए रागी पैदा कर ली, परंतु जब तक उसका वैल्यू एडिशन नहीं होगा, और वैल्यू एडिशन के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। कम से कम इतना तो हो सरकार करे कि अच्छे बीज, अब हमें आवश्यकता है कि इसकी पैदावार मान लीजिए आज 55 लाख टन होता है तो कल 75 लाख टन हो, क्योंकि अब ये देश का काम नहीं रहा, खाली प्रांत का काम नहीं रहा, खाली राजस्थान का काम नहीं रहा, ये पूरे देश का और पूरे विदेशों का काम हो गया है। जो मिलेट है यानी बाजरा है, ज्वार है, इनमें जितने प्रोटीन होते हैं, जितने इनमें आवश्यक कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलते हैं, वो सब और किसी धान में नहीं मिलते हैं। गेहूं इसके आगे फैल है,
तो गेहूं जो सबसे ज्यादा खाया जाता है वो फेल हो चुका है। तो उसके एवज में ये मोटा अनाज खाया जाए, इसके लिए आप हमारे यहाँ तो सीधा सीधा है कि बाजरे की रोटी बना दो, बाजरे की खिचड़ी बना दो, बाजरे का चूरमा बना लो। अब इसके अलावा क्या हो, अभी मैंने देखा परसों कोई बता रहा था कि मैंने इजाद किया है बाजरे के बिस्किट और मैं केवल विदेश में बेचता हूँ। तो इस तरह से वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है हमें, तो इसको सरकार को चाहिए कि इसको प्राथमिकता पर ले और इसकी पैदावार के लिए किसान को प्रोत्साहित करे और जो उद्योग धंधे लगाने वाले हैं उनको विशेष छूट दी जाए इस तरह के जो प्रोत्साहन के इस तरह के जो प्रोडक्शन लेके आना चाहते हैं। इसी प्रकार एक बात और है कि नए जो उद्योग आते हैं उनको तो सब व्यवस्थाएं दे दी जाती हैं, परंतु पुराने उद्योग धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, उनका थोड़ा एक्सपांशन किया, उसको कुछ देते हैं, पर मेरा कहना यह है कि मान लीजिए उसकी जीर्ण अवस्था में है और वो उसको पूरी अपनी मशीनरी को दुरुस्त करना चाहता है, तो वही फैसिलिटी जो नए वाले उद्योग को दी जाती है वो पुराने उद्योग को भी दी जानी चाहिए। तो राजस्थान से हमारे खास कार्यक्रम जारी है और हमारे साथ मौजूद है राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार मंडल के प्रतिनिधि। यहाँ पर कुछ किसान भी हैं, मंडियों में काम करने वाले मजदूर भी हैं, सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। तो अलग अलग, और यहाँ पर जो फर्मों पर काम करने वाले कर्मचारी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? दुकान है, अपनी दुकान है, काम करते हैं। दुकान पर काम करते हैं क्या? किस चीज की दुकान है? आड़त की दुकान है। अच्छा, तो क्या होना चाहिए इस बजट में? आपको कुछ उम्मीद है सरकार आपके लिए क्या करे? सर ये तो क्या है, ये टैक्स कम करना चाहिए, इसको मंडी टैक्स कम करना चाहिए, कल्याण कोर्स कम हटा देना चाहिए, इसको कोई तुक नहीं इसका, और फैसिलिटी देनी चाहिए मंडी काम करने के लिए। मंडियों में कुछ फैसिलिटी हो, मंडी टैक्स कम करें। आप तो लाइव देख रहे हैं ना इससे, ये देखो A1 टीवी पर ये लाइव देख रहे हैं अपने मोबाइल के ऊपर इस खास प्रोग्राम को। इन्हीं से बात करते हैं कि कुछ क्या करे सरकार की, बेहतर हो आपका जीवन। मेरा तो मंडी के अंदर दलाली का व्यवसाय है, अनाज की दलाली करता हूँ मैं। मंडी में बस सरकार से ये चाहता हूँ कि हम दलालों के लिए भी यहाँ पे मंडी में सुविधा दे, जिससे कि व्यापार आगे बढ़े, दलालों के लिए जगह अलॉट कर देती है, और ये जो खर्चे जो टैक्स वैक्स के रूप में है इनको भी कम करके व्यापार को आगे बढ़ाए। मंडियों में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, या मुनीम होते हैं, कर्मचारी, दलाल, पल्लेदार, ये तमाम जो कर्मचारी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन कई बार कॉरपोरेट कंपनियों के दबाव में सरकारें और उनके अधिकारी कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो मंडी व्यवस्था के खिलाफ होते हैं। लेकिन ये सदियों पुरानी व्यवस्था है जो हमारे देश में जारी है। आप बताइए सर कि क्या होना चाहिए इस बजट में। और मैं पूरे वही बात कहने के लिए कि राजस्थान के अंदर होने वाली फसल, जो यहाँ का प्रोडक्शन है, ऑयल सीड्स के अंदर भी बेट्स और पल्सेस का भी है, स्पाइसेस का भी है, अदर चीज फूड ग्रेन्स वगैरह सबका है। उनके उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए, पुराने उद्योगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो आगे से आगे बढ़ के और अपना काम कर सकें, क्योंकि इस समय जो उनको दी जा रही है वो ये इस तरह की स्थिति है कि यहाँ का प्रोडक्शन का माल भी बाहर जाता है, कच्चा माल कारण कि उसमें टैक्सेस, मंडी टैक्स, कृषि कल्याण टैक्स, वह यहाँ के इस तरह की असुविधाएं हो जाती है पुराने मशीनरी वालों को कि वो उसको मुश्किल से मुश्किल अगर चलाने की भी हालत में अगर है तो उसको मार्जिन नए के मुकाबले नहीं मिलता, तो पुराने को उन लोगों को अलग से सब्सिडी का दिमाग देना। पुराने उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, नया निवेश होना चाहिए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन पुराने जो उद्योग हैं उनका भी उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आप बताइए, नए जुड़े हैं अभी इस कार्यक्रम में, क्या होना चाहिए बजट में? देखिए, अभी जो अनाज से संबंधित कारोबार मंडियों में होता है, यहाँ पे सरकार मंडी शुल्क और कृषक कल्याण फीस दोनों चार्ज करती है, तो इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों का अलग अलग हिसाब रखना पड़ता है, अलग अलग लेन देन करना पड़ता है। एक छोटा व्यापारी जिसमें दो लोग काम करते हैं, एक मालिक होता है, एक मुनीम होता है, ये हिसाब किताब रखना बड़ी भारी समस्या का काम इसका रहता है। ऐसी जीएसटी है, जीएसटी बारदाने पे 18% जीएसटी। अगर आजकल क्या है, कोई भी चीज का वैल्यू एडिशन करके पैकिंग करते हैं तो पीपी बैग में करना पड़ता है, उसमें 18% जीएसटी होता है। कई वस्तुएं एग्जम्प्टेड है, लेकिन बारदाने की वजह से वो टैक्सेबल हो जाती है उसके अंदर, तो उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। तीसरा यह है कि जो
नए उद्योगों को प्रोत्साहन के रूप में सरकार ने एक स्कीम कर रखी है कि मंडी शुल्क में छूट देती है, लेकिन कृषक कल्याण फीस उसको देनी पड़ती है, तो वो छूट आधी अधूरी रह जाती है। और बहुत से उद्योगों की फाइलें अटकी हुई है कुछ टेक्निकल कारणों के, उनके ऊपर उद्योग सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाना चाहिए उसके अंदर। तीसरी सबसे बड़ी बात है, व्यापारी अपने जीवन काल में सरकार को करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में, फीस के रूप में जमा कराता है, लेकिन जब वो काम करने के योग्य नहीं होता है तो सरकार के पास ऐसा कोई योग्य, अपने कर्मचारियों के लिए वो सब तरह का सहयोग देती है, उनको पेंशन देती है, प्रोविडेंट फंड देती है, लेकिन व्यापारियों के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अगर वो जो जितना पैसा टैक्स के रूप में व्यापारी देता है उसका 1 या 2% भी उसके लिए प्रोविजन किया जाए तो शायद वो व्यापारी के लिए भला होगा। तो जिस तरह से अलग अलग जो वर्गों को सरकार, सरकारी कर्मचारियों को, सैनिकों को और तमाम युवाओं को जिस तरह से वो भत्ता देती है या 60 साल की उम्र के बाद में पेंशन देती है, व्यापारी भी चाहते हैं कि जीवन भर जब टैक्स चुकाते हैं और एक तरह से टैक्स का संग्रह करते हैं सरकार के लिए, तो उनको भी जब उम्र ज्यादा होती है, सक्षम नहीं रहते काम करने के, तो अब उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, पेंशन जैसी योजना होनी चाहिए। रामचंद्र जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं और किस तरह के मुद्दे आप चाहते हैं? सरकार से चाहता हूं, जो मंडियां एक क्लास की मंडियां हैं, वहां पर हजारों आदमी काम करते हैं, हजारों मजदूर काम करते हैं, हजारों किसान आते जाते हैं, वहां पर समस्त मंडियों में जनता क्लिनिक खोलनी चाहिए, जिससे छोटी मोटी बीमारी का इलाज यहीं पर हो जाए, उनको दूर नहीं भगना पड़े। मजदूरों को कभी लग जाती है, कभी चोट लग जाती है, उनको बहुत दूर में जाना पड़ता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो एक क्लास की मंडियां हैं, जहां हजारों लोग 24 घंटे रहते हैं, वहां पर जनता क्लिनिक जरूर खोलना चाहिए। मंडियों में सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं और कई बार माल को की ढुलाई में, उसको उतारने चढ़ाने में कई बार दुर्घटनाएं होती हैं और चिकित्सा सेवाएं दूर होती हैं, क्लिनिक दूर होते हैं, तो मुश्किल होती है। ऐसे में यदि बड़े मंडी प्रांगणों में यदि क्लिनिक खोले जाएं तो इससे यहाँ के मजदूर, यहाँ काम करने वाले लोगों को आसानी होगी, उनको चिकित्सा सेवाएं मिल पाएंगी। और भी लोग आप कोई इसमें बात करेंगे, बताएंगे, आप बताइए। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि व्यापारियों की समस्याएं जितनी निराकरण होगा, व्यापारी अपना काम करने में ज्यादा सही ढंग से सक्षम होगा। यहाँ पे सुविधाओं की बहुत कमी है, व्यापार कम है, व्यापार को अपना रोजगार चलाने के लिए पूरा कमा नहीं पाता है। इसलिए सरकार टैक्स को कम कर करके, वैसे तो गवर्नमेंट बात करती है जीएसटी आएगा तो 1 टाइम टैक्स देना पड़ेगा, और ऐसे क्या नाम से कृषि कल्याण कोष में समझ लो, मंडी टैक्स में समझ लो, व्यापारियों को बहुत चक्कर करता है। इसलिए इसको खत्म किया जाए और व्यापारियों की सुविधाएं बढ़ाई जाए, जिससे व्यापारी व्यापार कर सके। और आप बताइए कुछ और आपको लगता है कि इस बजट में होना चाहिए? बस यही है कि बजट इस तरह का हो जो व्यापार आगे से आगे बढ़े, व्यापार को प्रोत्साहन मिले। जो नई जनरेशन है इस व्यापार में आने के लिए अपने आप को इच्छुक महसूस करे। नहीं, आजकल नई जनरेशन व्यापार नहीं करना चाहती है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहती है, क्योंकि सरकारी इतने कानून कायदे हैं उसके अंदर, उसकी वजह से व्यापार नहीं करना चाहती है नई जनरेशन। तो इसका जितना सरलीकरण हो सके वो सब बेहतर है। एक बाबूलाल जी, इसको फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काफी काम पूरे देश में और यहाँ राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकारों ने काफी बातें की हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल हो पाया है? और फूड पार्क का जो बहुत सारी केंद्र की भी यहाँ पर घोषणाएं थी, राज्य सरकार भी उसमें प्रयास कर रही थी, उसमें क्या प्रगति है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा, यूँ कह सकता हूँ कि राजस्थान के लिए बहुत बड़ी विसंगति है। हमारे यहाँ 55 लाख टन सरसों पैदा होती है और क्रश हम कितनी करते हैं? केवल 10 लाख टन, 12 लाख टन। हमारे यहाँ दाल पैदा होती है, अगर चने को और मूंग को दोनों को और उड़द को मिला दें तो करीब 40 लाख टन। और हमारी सारी दाल, जो दलहन है, दाल हम बना ही नहीं पाते, दलहन चला जाता है लॉरेंस रोड, दिल्ली। और इसी प्रकार से इवन जो कपास की जिनिंग फैक्ट्रियां हैं वो भी हमारे यहाँ इतनी नहीं है। तो ये तो राज्य सरकार को इन्वेस्टमेंट लाने की बात करती है, परंतु अभी तक भी, अरे यूँ कह सकते हैं कि जैसे मान लो फास्ट तकनीक लाने की बात, एडवांस तकनीक लाने की बात, बढ़िया तकनीक लाने की बात होती रहती है, परंतु जो हमारी पुराना जो सेटअप है उस सेटअप को भी अगर हम तैयार कर दें और इसमें भी कुछ अगर मान लीजिए होता रहे तो ये एक बहुत बढ़िया अच्छी बात रहेगी। तो कम से कम
जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके नए तरीके के कारखाने लाए जाएं, ताकि हमारी जो ये पैदावार है इस पैदावार को ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस किया जाए। इसी प्रकार जो पुरानी मिलें हैं उनको इतना प्रोत्साहित कर दिया जाना चाहिए कि मार्केट तो इन्होंने ही खोजा है, आपकी नई मिलों ने मार्केट तो नहीं खोजा है, मार्केट तो पुरानी मिलों ने ही खोजा है। और उस मार्केट को ये फीड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी नई जो आ जाती है उनको इंसेंटिव के कारण इनका मार्केट उल्टा छीनती है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से अब समय आ गया है कि नए बीज के साथ में नए प्रोसेसिंग यूनिट्स को लगाने के साथ में नई चीजें वैल्यू एडिशन के लिए जरूरी हो गया है कि राज्य सरकार कुछ इस तरह के प्रयास करें जिसमें ट्रेनिंग दी जाए, चाहे एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग दें चाहे ट्रेडर को ट्रेनिंग दें कि अब ट्रेड का भी हमें ढांचा बदलना पड़ेगा और उस ट्रेड के ढांचे में भी पैकिंग वगैरह है, ये सब है, अभी चालू होंगी। तो इस सब को देखने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार इस पर जो मेगा फूड पार्क और मिनी फूड पार्क की योजनाएं थी, क्या वो धरातल पर आ पाई? एक फूड पार्क लगा है जोधपुर में, उसके अलावा तो मुझे कहीं दिखाई देता नहीं है फूड पार्क। और कोशिश इन्होंने की थी परंतु फूड पार्क चल नहीं पाए। एक ये यहाँ अपने जो यहाँ से जाते हैं अजमेर से, ये किशनगढ़ से, उसमें भी वो फूड पार्क भी सफल नहीं हुआ। उसमें खाली स्टॉक होता है पर इंडस्ट्री नहीं आ पाई, सेलो लगे हुए हैं। तो हाँ, अब ये जरूर सुन रहे हैं कि बड़ी कंपनियां आकर के यहाँ अपने बड़े स्टोरेज बनाएगी, सेलो बनाएगी और वहाँ वो फूड पार्क की भी व्यवस्था देगी। अभी इन्होंने एक नई सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है गति शक्ति। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी मंडियों का डेवलपमेंट जहाँ जहाँ हो, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह रखा कि ज्यादा से ज्यादा मंडियों का डेवलपमेंट करो, ज्यादा मंडियां लेके आओ और उसकी जमीन भी वो फ्री देंगे, उसके भी पैसे नहीं लगेंगे। तो उसमें गति शक्ति का जो ट्रैक का व्यवस्था की गई है उस इंडस्ट्री के साथ पास में पहुंचे जहां हमारी इंडस्ट्री का क्लस्टर बने और जो मंडियां बने वहां पर भी वो ट्रैक की व्यवस्था हो, ताकि अगर कहीं एक्सपोर्ट की गुंजाइश बने तो वो एक्सपोर्ट पर खर्चा ज्यादा नहीं पड़े। तो यहाँ मंडियों में जो खाद्य व्यापारी हैं, मंडी व्यवसायी हैं, ये सभी चाहते हैं कि यहाँ मंडियों का विकास हो और मंडियों में जो विपणन व्यवस्था है वो पूरी तरह से करों से मुक्त होनी चाहिए। इसके अलावा प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग और फूड पार्क विकसित किए जाएं और जहां पर जो उत्पाद पैदा होते हैं उनके लिए वहीं पर उद्योग लगाए जाएं। बजट पूर्व A1 न्यूज पर यह था हमारा खास कार्यक्रम। आप देखते रहिए।